चीज़ को तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उसको संतुलन में बना के रखना, उसका डिसिप्लिन बना के रखना और उसको पथ से भ्रष्ट मैं कहूँगी पथहीन ना होने देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और आप कह रहे हो कि 26 तारीख के बाद आपने देखा भी होगा बंगाल के से जो युवती लेके आए थे उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद वो भी तो किसान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि इतनी बड़ी भीड़ में अगर कुछ गलत हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाल दिया। खुद उन्होंने आरोपियों को पकड़वाया है, खुद संयुक्त किसान मोर्चा ने एफआईआर करवाई इस मामले में। देखिए वो तो उसके पिता ने करवाई जब लड़की की डेथ कर चुके थे मैम। हाँ जी, लड़की के पिता अगर लड़की के पिता किसान मोर्चा एक मिनट पहले सुन ही लीजिए कि अगर लड़की के पिता ने अगर मना किया होता तो फिर वो बाद में फाइट क्यों करवाते, और अगर करवा दी तो आज वो लोग कहाँ पे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करवाए गए। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी सरकार ने तो देखिए कमेटी बनाई हुई है, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, प्रशासन अपनी तरफ से फुल जोर लगा के अपने पूरी प्रयास कर रहे हैं। आपने 26 जनवरी की बात करी, 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया गया, आपके अनुसार सारा चीज हुआ, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या? उसके बाद सरकार ने ये आप ये बताइए थे उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, क्या क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो वही चीज है ना कि लोग उसको भड़का रहे हैं। उस सरकार डरी हुई है। एक मिनट, सरकार डरी हुई नहीं है, इसको आप डरे हुए नहीं कह सकते। ये है एक संतुलन बना के कि किसानों की बात भी सुनी जाए और प्रशासन कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। प्रशासन का आपने देखा होगा जो इतना नरम रवैया जो अपनाया हुआ है, क्योंकि जबकि ये लोग जो उपद्रव मचा रहे हैं आप लोग भी देख रहे होंगे, मैं उपद्रवी ही कहूँगी जिन लोगों ने हमारे देश के तिरंगे को अपमान पहुँचाया है। और जो लोग इस तरह का उपवाद जो आप गांव-गांव में देख रहे होंगे तो वो किसान नहीं हो सकते। आप आंदोलन कर सकते हैं, आपका हक है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक सेकंड, हम भी अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन तथ्य के साथ बात रख सकते हैं। अगर विरोध करना है तो एक हद तक, एक लिमिट तक आप विरोध कर सकते हैं। किसान तो कह रहे हैं कि तो मैम उसको कहाँ देख रहे हैं आप? किसान विरोधी कर रहे थे, लेकिन आपकी बीजेपी के विधायक ने खुद एक वीडियो सामने आया, वहाँ पर गालियाँ दी गई किसानों। अब मैं बात करती हूँ, मैं अभी आप लोगों ने भी देखा होगा मैं दादरी गाँव के अंदर गई तो मैंने एक चीज़ महसूस किया जो कि आज से पहले मैं जब भी मेडल जीत के लेके आती थी तो मैं किसी एक गांव या उसके लिए मैं नहीं जीत के लाती थी, किसी समाज एक समाज के लिए मैं मेडल नहीं जीत के लाती थी। लेकिन तकलीफ होती है कि जिन लोगों ने इतना प्यार इतना सम्मान दिया है, आज अगर मुझे उनके बीच में जाते हुए जब मुझे गालियाँ सुननी पड़ती हैं, मेरे बच्चे के ऊपर मुझे सुनना पड़ता है, मेरे माँ बाप के लिए मुझे सुनना पड़ता है, तो मैं देखती हूँ कि हमारा समाज जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। क्या बीती होगी उस माँ बाप के ऊपर, क्या बीती होगी उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन को गाली देते हुए देखते होंगे, बहन को गाली देते हुए सुनते होंगे। क्या हमारा समाज आज बहन बेटियों की इज्जत से बड़ा हो गया? क्या हमारा ये संस्कार है, क्या हमारे समाज के ये संस्कार हैं या हमारे हरियाणा के ये संस्कार हैं कि बहन बेटियों को गाली देना, उनके ऊपर लाठियाँ चलाना? मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ की बेटी हूँ, मैं अपने घर में कभी भी जा सकती हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो भी प्रोग्राम करके आई हूँ, तिवाला गांव की मैं बात करूँ, मैं आराम से मैं प्रोग्राम करके तिवाला गांव से निकल के मैं बाई रोड में जा रही थी, वहाँ पे उन लोगों ने रोककर विरोध किया है। विरोध गांव के किसी एक भी इंसान ने, तिवाला गांव के किसी एक भी इंसान ने मेरा विरोध नहीं किया। अच्छी तरह से सफलतापूर्वक मैं प्रोग्राम करके आई और बहुत सम्मान, इतना प्यार मुझे दिया है। जो मुझे मेडल जीते हुए जितनी खुशी होती थी, जो प्यार मुझे मिला था, वो प्यार मुझे उस गांव ने दिया है। लेकिन जब मैं अपने रास्ते से अपने घर जा रही थी वापिस, जबकि कोई मेरा आगे कोई प्रोग्राम, जो प्रोग्राम थे वो खत्म कर चुकी थी, तो बीच में गाड़ी रोक के उन लोगों ने जिस तरह डंडे बरसाए, मेरी गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं, मेरा बेटा भी उस गाड़ी के अंदर था। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता कौन जिम्मेवार था? कौन लोग नहीं आप लोग देख लीजिए, वीडियो के अंदर भी हैं वो विपक्ष वाले। अगर नहीं हो तो मैं जो कहोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष के लोग उस वीडियो के अंदर हैं, आप उस वीडियो के अंदर देख लीजिए, वहां पे जांच पड़ताल कराइए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो मैं जो कहोगी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को हमें रोकना चाहिए और रोकना पड़ेगा हमें। हम अपने घर में जब मर्जी जाएंगे, जब मर्जी आएंगे, वो हमारा घर है, हमारा परिवार है, जिन्होंने हमेशा हमें सिर्फ
पे बैठा के रखा, इतना प्यार दिया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आज मुझे मेरे ही घर के अंदर काले झंडे मुझे दिखाने पड़ रहे हैं? क्या ये यही हमारे संस्कार हैं? क्या ये हमारे संस्कार हैं? क्या ये हमारे किसान जो हैं, भोले भाले किसान, वो हमें काले झंडे दिखा सकते हैं? ये सोचने की बात है। तो क्या समाधान मानते हो आप इसका, इस समस्या का 2 क्या महीने से समाधान है? प्रतिरोध लगा हुआ है, देखिए सरकार से कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। एक चीज हमें समझने की जरूरत है, जो 40 जो किसान जो जाते हैं, 40 लोगों के बीच में आप भी देखते होंगे कभी सहमति हुई है किसी चीज की? अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फैसला सुनाता है, 3 या 5 जज होते हैं उसके अंदर। आप 3 या 5 लोगों की कमेटी बनाकर भेज दीजिए, अगर कल ही उसका फैसला न हो जाए तो मेरे से जो कहोगे वो करने के लिए बुलाएगा तभी तो किसान जाएंगे। मैम, किसान खुद इनकी बार लेटर लिख चुके हैं कि हमें बातचीत के लिए बुलाया जाए। देखिए, सरकार बातचीत कर रही है और इस बातचीत से ही समाधान निकलेगा। आप लोग भी देख रहे हैं, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। लेकिन किसान आंदोलन को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन ही रहे तो बेहतर है, उसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। अगर किसान आंदोलन है तो उसके अंदर और दूसरे विपक्ष के नेताओं को एंट्री जाने की इजाजत क्यों है? सिर्फ किसान होने चाहिए ना वहाँ पे। अगर आप किसी भी नेता को नहीं जाने देते तो वो किसान आंदोलन है। आप विपक्ष को बुला रहे हैं, आप किसी भी कांग्रेस के नेता के लीडर को बुला रहे हैं वहाँ पे, और आप दिखा रहे हैं कि साफ तौर पे राजनीति है। मैम, ये तरह प्रोग्राम इतना लंबा चल गया, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई कमी है कि किसानों की कोई कमी है? कमी देखिए, कमी जो भी होगी तो बातचीत से ही वो सुलझ सकती है वो चीज़ें, और बातचीत से ही इसका समाधान है। अगर कोई चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही तो हम एक दूसरे से डिबेट करेंगे, तथ्य के ऊपर डिबेट करेंगे। ये नहीं है कि बस ये चीज़ गलत है तो गलत, मैं बोल दिया कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं होता है। तथ्य के ऊपर बात करना और अपने जो विचार हैं वो सामने रखना। लेकिन अपने विचार रखोगे तो सामने वाले के विचार सुनने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए, सामने वाले के भी तो विचार आने चाहिए। और सॉल्यूशन तभी निकलता है जब आमने सामने दोनों अपने तथ्य के साथ विचार रखेंगे और एक साझा उनका सॉल्यूशन निकलता है कि आपकी भी बात मानी जाएगी, हमारी भी बात मानी जाएगी, तभी एक सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है। अगर आप गाँव में तो उसको कहाँ तक देखते हो आप? वही मैंने बताया कि हमारा समाज जो है वो बहन बेटियों की इज्जत करता है, और वो मेरा घर, मेरा परिवार है। वहाँ पे मैं 100 बार जाऊंगी और 100 बार आऊंगी। मेरे अपनों ने इतना सम्मान प्यार दे रखा है, मैं उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। कुछ लोगों के लिए मैं अपने घर में जाना नहीं छोड़ सकती। मैडम, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है, और जैसे रसोई गैस पे भी ये कहते हैं शुरुआती तौर पर हर घर तक रसोई पहुंचा दी गई, लेकिन अब जो रेट है वो आसमान को छू रहे हैं। देखिए, पार्टी जो है वो अपने अच्छे तरीके से काम कर रही है, और ये कोरोना का दौर है, हम सब लोगों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर इससे लड़ने की, इस महामारी से लड़ने की जरूरत है। और यहाँ पे हम राजनीति, इस टाइम पे अगर हम राजनीति करते हैं तो ये सबसे छोटी हमारी मानसिकता है। मैम, आम आदमी राजनीति कहाँ करता है? आम आदमी तो अपनी रोजी रोटी की तलाश में। आम आदमी की बात नहीं कर रही मैं, राजनेताओं की बात कर रही हूँ, जो विपक्ष है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है, और एलपीजी गैस भी लगातार शिखर पर पहुँच रही है। देखिए, सरकार ने जो है वो हर घर, हर रसोई तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की उनकी कोशिश है, और वो पहुंचाए जाएंगे। और जो लोगों को जो सब्सिडी वगैरह दी जाती हैं, गैस सिलेंडर पे भी दी जाती है सारी तरह से। और अभी आपने देखा भी होगा कि सरकार ने खाद के ऊपर भी सब्सिडी दी है। तो ये एक तरह से किसानों के लिए और एक आम आदमी के लिए ही बहुत अच्छी, मैं कहूँगी कि सरकार की पहल है, और उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो आम आदमी के हित में। रसोई का सामान भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया, दाल इतनी महंगे हो गए, कहते थे कि दाल रोटी खा के आदमी गुजारा कर लेगा, लेकिन दालें इतनी महंगी हो गई, तेल इतना महंगा हो गया, आम आदमी कहाँ से गुजारा करेगा? देखिए, आम आदमी जो है वो हर चीज़ों को समझता है, चाहे आप हो या मैं हो, हर कोई। अगर कोई भी मुसीबत आती है, समाज के ऊपर आती है, परिवार के ऊपर आती है, तो हम सब मिलके उस चीज़ से लड़ते हैं, और हम सब मिलके एकजुट होके उस चीज़ से निकलते हैं। तो ये एकजुट होके निकलने का टाइम है, चाहे क्योंकि अभी हम कोई राजनीति अखाड़ा, मैं कहूँगी कि राजनीति की बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये टाइम हमारा कोरोना का टाइम है, और इस महामारी से लड़के हमें एक दूसरे के साथ मिलके और कोरोना से हमें जीतना है।
सुशील कुमार पे हत्या का आरोप लगा है, उससे क्या मानते हैं कि कुश्ती की कहीं साख खराब हुई है? आगे जो युवा पीढ़ी देखिए, अभी जो भी फैसला लेगा कोर्ट लेगा, और कोर्ट का जो निर्णय होगा हमें मंजूर होगा, हम यही मानते हैं। नहीं, कुश्ती की साख कहीं ना कहीं खराब। देखिए, कुश्ती की जो है हर पहलवान जो भी होगा वो देखिए अपने एक चीज़ में देखता है कि हमें ओलंपिक का सपना वो देख के चलता है, और वो उसी को लेके मेहनत करता है। अगर कहीं भी कोई खिलाड़ी की वजह से या हमारी वजह, किसी को भी अगर कहीं चोट पहुँचती है तो देखिए वो सबको चोट पहुँचती है, किसी एक को चोट नहीं पहुँचती। मैम, हमारा एक सवाल है कि जब बातचीत चल रही थी किसानों के साथ, 4 जत्थेबंदी जा रहे थे, उस समय पे केंद्रीय मंत्री ने ये कहा कि हम खुद मान रहे हैं कि कमी रही है, 80% तक हम ठीक कर देंगे। लेकिन मैम, क्या आप नहीं मानते जितनी लंबी बातचीत दौर रहेगा, क्या किसानों को समझाने में और किसानों को और आगे ज़्यादा समझाने में दिक्कत नहीं आएगी? सरकार को और ज़्यादा विरोध सहन नहीं करना पड़ेगा? देखिए, मेरे को मैं ये बताऊंगी कि किसानों को समझाना मुश्किल नहीं है, किसानों को समझाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो विपक्ष वाले किसान और फेसबुक ये किसानों को समझाना मुश्किल है। मैम, आपके अनुसार विपक्ष और जो दूसरे दल के किसान हैं, वो एक चीज और मैं कहूँगी इसके ऊपर कि कहते हैं कि मूर्ख होता उसको समझाया जा सकता है, लेकिन अनपढ़ होता है उसको भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है ना उसको समझाया नहीं जाता। तो किसान जो है वो भोला भाला किसान है, और भोले भाला किसान अपनी बात रखे और बहुत अच्छे तरीके से किसान जो है वो बहुत इज्जत करता है, और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके देश के, उसके तिरंगे के ऊपर कभी आ जाए। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता, और चाहे वो बेटी हो या बहन हो, वो उसकी इज्जत अच्छी तरह से करना जानता है। मैम, जो हठधर्मिता है सरकार कर रही है, किसान कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि किसानों को समझाया जा सकता है, क्योंकि किसान भोला भाला किसान है, उसको बहला फुसला के ही यहाँ पे उन लोगों के बीच में भ्रम फैला के ये चीज़ फैलाई गई है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए सरकार अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, और जो भोले भाले किसानों को बहकाया जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाएं और बात रखें के सामने। आपके अनुसार किस प्रकार किसानों से बातचीत की जा सके ताकि जल्दी आंदोलन? बिल्कुल, देखिए, सरकार कोशिश कर रही है, बातचीत करेगी और अब तक भी की है, और इसका समाधान जो है सरकार जल्द निकाले। हिसार में भी विरोध हुआ, आपका भी विरोध हुआ, हिसार में भी विरोध हुआ, आज टोहाना में किसान इकट्ठे हुए हैं, लगातार लाठीचार्ज हिसार में भी हुआ, और कल भी नौबत आ गई। देखिए, आप ये कह रहे हो कि लाठीचार्ज हिसार में हुआ, आप कह रहे हो ना हिसार में हुआ। आपने गुरनाम सिंह चंडूनी जी का बयान भी सुना होगा, वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो लोग थे उन्होंने डीएसपी जो वहाँ के थे उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। अब किसी आदमी को आप मारने की कोशिश करोगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप सवाल ये नहीं है, सवाल ये है नहीं, सवाल किसान विरोध कर रहे हैं, तो क्या सरकार के अब ये बताओ, आपकी आप ये बताइए, मेरे ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाएगा तो मैं क्या करूँगी? अपनी जान तो बचाऊंगी, बचाओ में तो अपने कुछ हथियार मेरे पास होंगे, वो कोशिश तो करूंगी मैं, या मैं कहूंगी कि सारे मुकदमे वापस ले लिए, किसानों मुद्दे वापिस लिए हैं। सरकार ने बातचीत की है, कोशिश सरकार यही कर रही है कि समझ जाएं, विपक्ष उसको, उन लोगों को ना बहकाए, और वो विपक्ष उनको समझने की जरूरत है। किसान, मैं बार बार कह रही हूँ कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन ही रहने दें, उसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनने दें। सीएमएमआई की रिपोर्ट आई है कि पूरे इंडिया में हरियाणा दूसरे नंबर पे हो गया बेरोजगारी में, हर तीसरा युवा बेरोजगार है, तो उसको लेकर आप अब ये बताइए, मैं 12वीं पास करके बैठी हूँ और कोई मेरे को कहेगा कि मेरे को नौकरी दिला दो, मैं फार्म नहीं भरूंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी। अब बहुत से लोगों की एक बार की मैं बात बता रही हूँ, तो ऐसे एक बार एक आदमी आया तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को नौकरी लगवा दीजिए। किस चीज़ में लगवा सकते हैं? क्या कर रखा है उन्होंने? 12वीं तक कर रखी है, तो जी पेट्रोल पंप पर है भाई, उसको लगा सकते हैं। तो हमारे बच्चे पेट्रोल पंप पे नहीं लगे, हमारे बच्चे ने 12वीं कर रखी है, फार्म वो नहीं भरता, आगे कुछ वो खुद नहीं करना चाहता। जो
चाहे वो किसी जॉब को लेके, चाहे वो पढ़ाई को लेके, किसी भी काम होता है और उसका सम्मान करना चाहिए। ये कोई छोटा काम छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सम्मान प्रतिभा की कमी है जो अभी यूपी के भी लगे थे, जैसे पीछे एससीएस के अंदर भी और भी चाहिए एक मामला आया था। क्या प्रतिभा की कमी मानते हो आप हरियाणा के? देखिए, प्रतिभा की कमी नहीं है, उसको निखारने की जरूरत है और हमें पहचानने की जरूरत है। हम क्या करते हैं कि एक टाइम में थोड़ा बहुत करके और उसको फिर छोड़ देते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। क्या कारण रहे मैडम कि 6 साल में बीजेपी प्रतिभा नहीं निखार पाई? प्रतिभा कैसे नहीं निखार पाई? आपने कहा ना प्रतिभा को निखारना, कैसे नहीं निखार पाई, आप बताइए। 6 साल के अंदर आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर कितना अच्छा, आज से पहले कभी पॉलिसी के अंदर जिस तरह का भेदभाव होता था कि एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी को आपने सब इंस्पेक्टर लगा दिया और सेम आपने एक कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट को भी इंस्पेक्टर लगा दिया, तो वो तो आपने दोनों खिलाड़ियों के बीच में ही आपने झगड़ा कर दिया, उनके बीच में ही ये तो आपने लड़ाई करवा दी। तो अभी एक साफ सुथरी पॉलिसी है कि आपका ये मेडल है तो आपको ये जॉब मिलेगी और आप फार्म अप्लाई करें और आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि आपका किस कैटेगरी के अंदर आपका बनता है और उस कैटेगरी के हिसाब से आप। मैडम भर्तियां होती हैं, आप लोग करते भी हैं, प्रदेश सरकार करती भी है, लेकिन बार बार वो रद्द भी कर दी जाती हैं। क्या ऐसा कारण रहता है? रद्द नहीं करेगी। आपने देखा भी होगा अभी कि ओलंपिक के लिए जो स्टेट की जो पॉलिसी है कि ओलंपिक कोटा जो भी खिलाड़ी पा जाते हैं तो उनको ओलंपिक में तैयारी के लिए, ओलंपिक की तैयारी के लिए उनको 5 लाख एडवांस में दिए जाएंगे और जो कि उनके अकाउंट में जा चुके हैं। मैम, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं क्योंकि आप राजनीति के अखाड़े में कूद चुकी हैं और लगातार सक्रिय भी हैं। हम एज ए स्पोर्ट्समैन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम एक राजनीतिक एंगल से आपसे बात कर रहे हैं कि राजनीतिक स्तर पर आप क्या देखते हैं कि हरियाणा दूसरे नंबर पर जाकर टिक गया है कि बेरोजगार इतनी ज़्यादा है। आप कह रहे हैं प्रतिभाओं की कमी है, उसको निकालने की आवश्यकता, फिर ऐसी कमी कहाँ रह गई? बच्चे सेकंड नंबर, हरियाणा सेकंड नंबर पर पहुँच गया। देखिए, वो तो देखिए हम लोग, वही तो मैं बता रही हूँ, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अभी आपने देखा भी होगा कि कोरोना काल के दौरान जो लड़कियां या जो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, तो सरकार ने उनके लिए भी प्रावधान किया है और उनको बहनों के एक सम्मान के तौर पे उनको जो है प्रोत्साहन दिया गया है, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो कोई भी। थैंक यू।